والد के साथ अम्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। दोनों ने वहाँ एक दूसरे को पसंद किया। फिर अब्बू रिश्ते के लिए नानी के पास आए। हमारी नानी ने कुछ सवालात जवाबात के बाद बेटी की पसंद का ख्याल रखते हुए रिश्ता कबूल कर लिया। यूं अब्बू की शादी मेरी माँ से अंजाम पा गई। बेशक ये उनकी मोहब्बत की शादी थी, लेकिन मेरे वालिद बेहद शकी मिजाज थे। खास तौर पर वो मेरी माँ को मेके जाने से रोकते थे। इस बात पर जब अम्मी दिल गिरफ्तार होती तब अब्बू ना चाहते हुए भी उनको भेज देते। दोनों में यही एक इख्तलाफ था जिसने उनकी जिंदगी में तलखी घोल दी थी। अम्मी जान को मेकअप पसंद था, वो फैशन की दिल दादा थी। ये बात अब्बू को शादी से मालूम थी, तब तो कुछ ना सोचा, मगर जब शादी हो गई वो मेरी माँ को सजने धजने मेकअप करने से रोकते थे। उनका कहना था कि बुरी औरतें मेकअप करती हैं। अम्मी अपनी ये आरजू मेके में पूरी कर लिया करती थी। उनकी खाला का ब्यूटी पार्लर था। जब नानी के घर आती तब खाला के ब्यूटी पार्लर जाकर भवें बनवाती, बाल सेट करवाती और मेकअप के अरमान भी पूरे कर लेती। एक रोज वालिद उनको लेने नानी के घर आए। अम्मी को मालूम ना था कि वो अचानक आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जुमे का कहा था, मगर जुमे रात को आ गए कि कुछ मेहमान आए थे तो घर में अम्मी की ज़रूरत थी। वालिदा घर पर ना थी। नानी को बताना पड़ा कि अम्मी अपनी खाला के घर गई हैं। मेरे अब्बू सख्त बरहम हुए। वो जानते थे कि खाला का ब्यूटी पार्लर है। जिस बात से चिढ़ थी वही हुआ। वो सीधे ब्यूटी पार्लर पहुंचे। अम्मी जान वहाँ चेहरे का फेशियल करवा रही थी। उस वक्त तो मजबूरी थी, मेहमान आ चुके थे। वालिद अम्मी को घर लेकर आए, लेकिन इस वाक़े के बाद जिंदगी अजीरन कर दी। हर वक्त कहते कि ना जाने तुम छुप छुप कर ब्यूटी पार्लर किसके लिए जाती हो। जब मेकअप मुझे ना पसंद है तो फिर तुम किसके लिए करती हो। इन्हीं हालात में साल बीत गया और मेरी पैदाइश मतवत्ते हो गई। मेरी पैदाइश से 2 माह कबल अम्मी नानी के घर चली गई, जबकि अब्बू ये नहीं चाहते थे कि अम्मी वहाँ जाकर रहें। मगर नानी ने जिद करके बेटी को रोक लिया कि पहलोटी की औलाद का जन्म होगा तो माँ के अलावा कौन ख्याल रख सकता है। खैर, मैंने जन्म लिया तो नानी ने वालिद को इतला कर दी। किसी घर में पहला बच्चा जन्म लिए हो तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, मगर जब मैं पैदा हुई तो वालिद ने अम्मी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम मेके में ज़्यादा रहती थी ना, जाने ये बच्ची मेरी औलाद है भी कि नहीं। ये ऐसी बात थी जो मामूली ना थी। अम्मी और नानी के दिल पर मेरे बाप के ये जुमले तीर बनकर लगे। बेटी की खुशी खाक हो गई और गम से निढाल हो गई। यूं मेरी माँ शोहर से इतनी नाराज हुई कि फिर वो पलट कर ससुराल ना गई। कुछ दिन तक वालिद अम्मी को मनाते रहे, मगर जब उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ, अब्बू को एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल सरजद हुई है। पहली बार बेटी की सूरत देखते ही अल्लाह का करम का शुक्र अदा करने की बजाय उन्होंने कैसे गलत अल्फाज मुंह से निकाल दिए थे। सच कहते हैं कि जुबान से निकले अल्फाज और कमान से निकला तीर वापस नहीं आते। माँ के दिल में शोहर की जुबान का ऐसा घाव लगा कि उन्होंने वालिद से अलहदगी का फैसला कर लिया। मेरी अम्मी फिर पलट कर शोहर के घर न गई, हालांकि वो कई बार मनाने भी आई। मैं बदनसीब बाप की शफकत से महरूम हुई। माँ की मोहब्बत से भी दूरी कर दी गई। जब वालिद ने अम्मी को तलाक भिजवा दी तो 2 साल बाद नाना नानी ने अम्मी की दूसरी शादी करा दी। वालिदा शादी नहीं करना चाहती थी, मगर नाना ने अपने दोस्त के बेटे फैज से लिखवा लिया कि उस सूरत में निकाह होगा अगर वो मुझे सगे बाप का प्यार देंगे और कभी मुझे मेरी माँ से जुदा रहने पर मजबूर ना करेंगे। फैज़ ने, जो रिश्ते में नाना के भतीजे भी लगते थे, इन शराइत को मान लिया और अम्मी से उनकी शादी हो गई। ये उनकी भी दूसरी शादी थी। पहली बीवी 2 बच्चे छोड़कर फोत हो गई थी। अम्मी ने उन बच्चों को माँ का प्यार दिया और यूं भी बहुत ख्याल रखती थी कि फैज़ से उसकी अवज़ मुझे बेटी जैसा रखेंगे और बाप की कमी महसूस ना होने देंगे। शादी के बाद शुरू दिनों में नानी के पास रही ताकि वालिद अपने नए घर में कदम जमा ले। मैं बहुत छोटी थी और माँ के लिए रोती थी, उनकी सख्त कमी महसूस करती थी। जब 3 बरस की हो गई तो एक रोज़ अम्मी मुझे आकर अपने घर ले गई। फैज़ ने कुछ अरसा प्यार दिया, बल्कि प्यार जतलाते थे और ख्याल भी रखते थे, लेकिन किसी और के बच्चे से प्यार करना उनकी फितरत में शामिल ना था। रफ्ता रफ्ता उनका मिजाज बदलने लगा और वो मुझसे कटे कटे रहने लगे। वालिदा ने जल्द ही उनके मिजाज के बदलाव को महसूस कर लिया। उनके सामने मेरी परवरिश और पढ़ाई सबसे बड़ा मसला थी। वो खुद इतनी तलीम याफ्ता थी कि कोई अच्छी मुलाजमत कर सकती थी, मगर फैज़ ने इजाज़त ना दी। वो बोले, मैंने दूसरा निकाह इस वजह से किया है कि मेरा घर और बच्चे देखने वाली हो। अगर तुम मुलाजमत करोगी तो मेरे घर और बच्चे नज़रअंदाज हो जाएंगे। अम्मी ने शोहर की खुशनुदी की खातर उनकी हर बात मानी ताकि वो मुझे बर्दाश्त कर ले और मासूम बच्ची को माँ से जुदा ना होना पड़े। अम्मी बहुत अच्छी फितरत की खातून थी, जबकि फैज़ तंग नज़र और अजीब फितरत के मालिक थे। इब्तदा में अच्छा सलूक किया, बाद में उनकी फितरत ज़ाहिर हो गई। वो मुझ मासूम से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आए। अपने बच्चों को मेरे सामने प्यार करते,
बहुत मोहब्बत और शफकत से खिलाते और मैं बैठी मुंह देख। वो मुझे ना पूछते ना ही अपने पास बुलाते बल्कि दूर भगा देते। अम्मी कामों में मसरूफ होती, मैं एक कोने में दबकी बाप और बच्चों की मोहब्बत के ये अंदाज देखती और सोचती काश मुझे भी बाप की मोहब्बत नसीब होती। मुझे पता चल चुका था कि ये मेरे सगे वालिद नहीं हैं बल्कि सुतेले बाप हैं। ये खुद उन्होंने ही बावर करा दिया था ताकि मैं बेतकल्लुफ़ होकर उनकी गोद में ना चढ़ूं जैसे उनके बच्चे चढ़ते थे। वालिदा उनके इस रवैये पर शाकी थी मगर खामोश रहती थी। नानी से कहती थी कि आखिर उसने बड़े होना है, उसे पता लगना ही है ये उसका सगा बाप नहीं है, तो अभी से पता चल जाए तो क्या हर्ज है। मैं 5 साल की छोटी बच्ची ये बात कहाँ समझती। मुझे तो बस एक एहसास महरूमी जलाने लगा था जब वो अपने बच्चों को टॉफ़ियाँ बिस्कुट देते, खिलौने लाकर देते या पैसे देते। तब मेरी माँ मेरे लिए और ज़्यादा चीज़ें लाती और मुझे कहती तू गम न कर, मैं इन बच्चों से ज़्यादा दूंगी तुझे। अब मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा बाप हूँ, तुझे कभी बाप की कमी महसूस ना होने दूंगी। जूं जूं वक्त गुजरता गया अकल आती गई। अब मैं माँ के बेबसी को समझ सकती थी और सुतेले बाप की फितरत को भी। कभी माँ के प्यार से जी बहल जाता, कभी दिल खून हो जाता। वक्त के साथ साथ फैज़ के रवैये में मेरे लिए सख्ती, बेजारी, बेगानगी और रूखापन आता जा रहा था। वो हर बात पर रोकते टोकते ये करो ये ना करो, जबकि अपने बच्चों को हाथों का छाला बनाकर रखते थे। उनके सलूक से मेरे जहन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था क्योंकि वो किसी वक्त भी मुझे चैन से न रहने देते। माँ अब मेरी खातर फैज़ से किनारा कशी ना कर सकती थी क्योंकि वो उनके एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वो मुझे मेरी नानी के घर भिजवा देंगी। नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं इतनी समझदार हो चुकी थी कि माँ की मजबूरियाँ समझने लगी थी। नानी का प्यार भी माँ के प्यार की तरह मुझे सुकून देता था। मामू मुमानी भी ख्याल रखते थे। फैज़ की अकाबी निगाहों में छुपी हकारत की तपश को अब मैं और बर्दाश्त ना कर सकती थी। नानी के यहाँ ज़्यादा सुकून मिलता, तभी माँ की जुदाई को भी बर्दाश्त कर लिया। उन दिनों छठी जमात में थी जब नानी के घर मुस्तकिल रहने आ गई। अम्मी हफ्ते में 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आकर मिल जाती थी। मामू और नानी ने मेरी तालीम जारी रखी। वही मेरा खर्चा बर्दाश्त करते ताकि सुतेला बाप ये ना कहे कि मैंने सुतेली की तालीम पर खर्च किया है। जहाँ तक माँ का बस चला मेरा ख्याल रखा, मगर जब घर में एक फ़र्द की निगाहों में नफ़रत हो तो दिलो ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरी सुतेली बहन का नाम सलमा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरी जुदाई को बहुत महसूस करती थी। वापस घर लाने के लिए मेरी वालदा से इसरार भी करती थी, मगर नानी, खाला और मामू ने मुझे जाने ना दिया। मैंने भी सुतेले बाप के घर लौट जाना गवारा न किया। सलमा को मैं बाजी कहती थी। उनकी मंगनी मैट्रिक के बाद उनके फुफ्फी के बेटे से कर दी गई। अम्मी ने जब तीसरे बच्चे को जन्म दिया तो वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो बच्चा भी वफात पा गया। सलमा बाजी का जहेज़ अम्मी ने अपने हाथों से बनाया था। सलमा बाजी की शादी हो गई। वो रुखसती के वक्त अपनी माँ को नहीं बल्कि मेरी माँ को याद करके बहुत रोई थी। माँ रही और ना बाप। पहले मैं नानी के घर पर थी। अम्मी के बाकी दोनों छोटे बच्चे भी उनको अपने घर लाने पड़ गए। मैं उन दोनों से समझदार हो चुकी थी। खाला की शादी होने वाली थी और अब उन बच्चों को नानी के साथ मुझे संभालना था। कुदरत भी कैसे अजीब खेल खेलती है। फैज़ को मेरा वजूद बर्दाश्त ना था। उनके अपने 2 बच्चे फिर से बिन माँ कर दिए गए, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ मेरी दुनिया भी अंधेर हो गई थी क्योंकि वही माँ थी और वही मेरा बाप था। मेरे पास तो उन दोनों में से किसी एक का भी प्यार ना रहा था। नानी 2 साल बाद चल बसी। अब मैं सही मानों में लावारिस हो गई थी। नाना ज़ईफ़ और साहब फराज थे। बहुएं उनकी खिदमत से कासिर थीं। उनको खाला अपने घर ले गई। छोटे 2 बच्चे फैज़ वापस ले गए और मैं अकेली मामू मुमानी के पास रह गई। उन दिनों 8वीं में थी। स्कूल से आकर मुमानी के साथ घर के काम में हाथ बटाती। मैं उन पर बोझ न थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मैं उनका। उनके भी बच्चे थे जी, उनसे बहलाती, मगर अपनी माँ के बच्चे बहुत ज़्यादा याद आते थे। और अब वो सलमा बाजी के पास थे। फैज़ के अकेले होने के सबब बाजी और उनके शोहर फैज़ के घर आकर रहने लगे थे। हैरत की बात थी कि इतनी मुद्दत तक सगे बाप और दादी वगैरह ने कभी मुझे याद ना किया, लेकिन अब पुप्पी मेरे बारे में मुमानी को फ़ोन करने लगी थी कि मैं कैसी हूँ। उनका मेरे से मिलने और बात करने को जी चाहता है। मेरे लिए रिश्तेदार अजनबी थे। ये रिश्तेदार और उनकी रिश्तेदारी भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे रिश्तेदार मोहब्बत नहीं बांटते, वो सिर्फ तमाशबीन होते हैं और उनका तस्वुर ऐसा सुहाना जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं।
अलबत्ता कभी कभी सलमा बाजी इसरार करती तो फैज़ से नफ़रत के बावजूद मैं उनके घर चली जाती, सिर्फ अपनी माँ के 2 बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि सलमा बाजी को मेरी माँ का प्यार भूला ना था। तभी वो मुझे भी प्यार देती थी और अपने बाप को भी समझाती थी कि इससे प्यार करो, असल मायनों में तो ये यतीम है, ना माँ का प्यार है और ना बाप का प्यार इसके पास रहा। इन बातों का उस शख्स के दिल पर कभी असर ना हुआ। वो मुझे कभी बेटी कहता ही ना था। इस बात का मुझे बहुत गिला था। बेशक बाप का प्यार उसके पास मेरे लिए ना था, कम से कम जुबान से बेटी कह देता तो भी मैं समझती कि मेरे दूसरे बहन भाइयों के नाते इसका मुझसे एक मुकद्दस रिश्ता है। एक रोज़ मैं सलमा बाजी के घर से 2 दिन बाद मामू के घर आई तो मुमानी ने बताया कि तुम्हारी पुप्पी तुमसे मिलने आना चाहती है। ये मेरी सगी पुप्पी की बात हो रही थी, जिनको मैंने कभी ना देखा था। वो दरअसल मेरी मुमानी की बड़ी बहन सहेली थी, उनके साथ पढ़ा था। इस तवज्जो से मुमानी से बात हो जाती थी। उन्होंने समझाया और अगले दिन आने की इजाज़त दे दी। वो बहुत खुश होकर मिली, देर तक गले लगाकर रोती रही और बोली, हमारे भाई से ज़रा सी गलती हुई, तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी सज़ा दे दी, तुमको भी बाप की मोहब्बत से महरूम किया और हमको भी तुमसे दूर कर दिया। अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़रत करे, बहुत ज़्यादती हुई है तुम्हारी माँ की ज़िद की वजह से तुम्हारे साथ। मैं अपनी मरहूमा माँ के बारे में ऐसी बात हरगिज़ सुनना ना चाहती थी। पहली मुलाकात थी, लिहाजा सब्र किया और चुप रही। कुछ देर बैठकर वो चली गई। कुछ दिनों बाद फिर उनका फ़ोन आया कि मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसमें ज़रूर शिरकत करूं। अपनी बहन से भी फ़ोन कराया जो मुमानी की क्लास फेलो थी। मुमानी ने सहेली की खातर हामी भर ली और मुझे भी शादी में ले गई। शायद वो यही चाहती थी कि मैं अपने ददयाल को देख ही लूँ। शादी की तकरीब में मैं एक ग्रेसफुल आदमी से पुप्पी ने मुझे ये कहकर मिलवाया कि ये है तुम्हारे वालिद, और इनसे कहा हे भाई ये है तुम्हारी बेटी। अचानक इस बात ने मुझे सख्त झटका दिया और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। यूं लगा कि ये सब पुप्पी ने एक सोची समझी स्कीम के तहत किया था, बाप और बेटी को मिलाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि रोऊं के हंसूं। अब्बू ने आगे बढ़कर गले से लगाया। शफकत पदरी ने जोश मारा। अब्बू अब बाजिद थे कि बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। बहुत जुदाई सह ली, अब हमारे साथ ही रहेगी अपने बाप के घर में। मुझे क्या चाहिए था, मैं तो खुद परेशान और बेआसरा थी। आज खुदा ने मेरे सगे वालिद से मिला दिया था और उन्हें मुझे पर मेहरबान भी कर दिया था। वालिद ने मामू से बात की और एक शर्त रखी कि मैं आप लोगों के घर तो आऊँगी मगर कभी अपने सुतेले बाप के घर ना जाऊँगी। मामू को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। वो चाहते थे कि मेरी शादी मेरे सगे वालिद करें और मैं अपने अब्बू के घर से रुखसत हूँ। जब वालिद के साथ इनके घर आ गई, उन्होंने मेरी बहुत कदर मंजिलत की और अपनी बीवी और बच्चों से भी कराई। वो भी बहुत प्यार से मिले। लगा कि मैं वाकई अपनों में आ गई हूँ, पिछले सारे गम भूल जाऊंगी। बच्चे गलतियाँ करते हैं और माँ बाप दरगुजर करते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने वालिद के हुक्म का पास ना रखा और सुतेले बाप के घर चली गई। मुझे यहाँ आए साल हुआ था कि एक रोज़ सलमा बाजी हमारे घर आई और वो मुझसे गले मिलके खूब रोई और कहा कि तुम्हारे छोटे बहन भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं, एक बार आकर उनसे मिल लो। मैंने कहा बाजी अब्बू ने मुझे मना किया है, आप दोनों बच्चों को यहाँ ले आएँ। मुझे कहने लगी कि सिर्फ एक बार चंद मिनटों के लिए आ जाना। मैंने वादा कर लिया कि मामू के घर आई तो आऊँगी तो आपको फ़ोन कर दूँगी। मामू के घर गई और सलमा बाजी को फ़ोन किया, मैं यहाँ हूँ, मेरे छोटे बहन भाई को यहाँ ले आइए। वो बोली कि वो बहुत बीमार हैं, नहीं ला सकती, तुम 2-4 मिनट को यहाँ आ जाओ, तुम्हारे वालिद को भला कौन बताएगा, हम मुमानी से मना कर देंगे। सलमा बाजी के उकसाने पर मैं उनके घर चली गई। समझ रही थी कि बस एक बार के बाद दोबारा ना जाऊंगी, मगर मेरी एक बार की गलती पकड़ी गई। अब्बू को खबर हो गई कि मैं सुतेले बाप के घर उनके मना करने के बावजूद गई हूँ। बस ये मेरे लिए उनकी मोहब्बत का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्होंने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। मैंने माफ़ी मांगी। पुप्पी ने भी उनको बहुत समझाया कि बच्ची है, गलती हो गई, माफ़ कर दो। काफ़ी अरसे उनके साथ रही। बच्चों के आपस में साथ रहने की वजह से मोहब्बत है। ऐसा क्या जुर्म हो गया कि सज़ा देना लाजमी है? पहले माँ ने इसे सज़ा दी, अब तुम बाप होकर सज़ा दे रहे हो। वालिद का दिल तो जैसे पत्थर का बना हुआ था, ना मोम हुआ ना पिघला। मेरे आंसू भी इस पत्थर को कोई असर ना कर सके। मैंने उनका प्यार और अपना घर और उसका सुकून पाकर खो दिया। इस नेमत को हरगिज़ ना खोना चाहती थी, एक बार फिर से आसरा ना होना चाहती थी। मेरे बाप का हाथ मेरे साथ पर एक नेमत था और उनका प्यार जो पैदाइश के बाद अब मिला था, वो तो ना मुझे भूलता था। बहुत रोती थी, यहाँ तक कि सुतेली माँ को भी मुझ पर तरस आ गया था। उन्होंने भी अब्बू को बहुत समझाया कि बच्चों की गलती को माफ़ करना वालिदैन का काम है।
माफ़ कर दीजिए, ये दोबारा आपकी इजाज़त के बगैर कदम बाहर नहीं रखेगी। मगर वालिद जाने किस मिट्टी के बने थे, उन्होंने मुंह फेर लिया और ये कहकर चले गए कि इसको वापस इसके मामू के घर भिजवा दो, ये उन्हीं लोगों के लिए पैदा हुई थी। मुझे ऐसी नाफरमान बेटी की ज़रूरत नहीं है। मामू ही पहले भी सहारा थे, फिर वही सहारा बने। मैं उनके पास रहकर मैट्रिक किया, एफए किया, फिर मुमानी की कोशिशों से एक मतवस्त घराने में शादी हो गई। मुझे दोबारा ना मेरे वालिद ने बुलाया और ना अपने घर आने की इजाज़त दी। आज भी जब अपने बाप के प्यार को याद करती हूँ तो रो देती हूँ। अपना घर लाख अपना है, लेकिन बाबुल का घर और बाबुल के घर के आंगन की बात ही क्या है। सभी बेटियों को बाबुल के घर का मान होता है। ससुराल में भी वो इस घर के मान से बाइज्जत रहती हैं, लेकिन मुझ बदनसीब को आज तक ये मान नसीब ना हुआ। ये मान मेरी किस्मत में ही ना था। खुदा कभी किसी बेटी के बाप को इस कदर सख्त ना करे। अगर बेटी से कोई गलती कर दे तो उसको उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे कि बाप अपना साया ही बेटी से उठा ले।